सुबह के 7 बज रहे हैं। दिल्ली का पुराड़ी मोहल्ला। एक 79 साल का आदमी अपने पड़ोसी के घर का गेट धकेलता है। गेट पहले से खुला हुआ है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं। वो सीढ़ियाँ चढ़ता है और जैसे ही उसकी नज़र कोर्टयार्ड की छत पर पड़ती है, उसके पाँव वही जम जाते हैं। 10 इंसान एक ही परिवार के, एक ही लोहे की ग्रिल से लटके हुए, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप, कानों में रुई। और पास वाले कमरे में 11वीं लाश, घर की 80 साल की दादी, जमीन पर गला दबाया हुआ। 7 दिन पहले इस घर में सगाई की ढोल शहनाई बजी थी और आज 11 के 11 लोग खत्म। ये खून था, सामूहिक आत्महत्या थी, या कुछ ऐसा जिसका नाम भी हमने आज तक ठीक से नहीं रखा। ये है बुराड़ी डेथ केस। तारीख 1 जुलाई 2018, जगह संत नगर बुराड़ी। नॉर्थ दिल्ली का एक शांत मिडिल क्लास मोहल्ला। तंग गलियाँ, दीवारों पर चिपके हुए पोस्टर्स, हर घर के बाहर लगी हुई पानी की मोटर। मौसम मॉनसून की हल्की सीली सुबह, हवा में दूध के ट्रकों की गंध, दूर से आती मंदिर की घंटी, और इस शांति के बीच एक घर जिसका शटर आज अभी तक नहीं उठा। इस मोहल्ले में लगभग 20 सालों से एक परिवार रहता था, पिंडावत परिवार। मूल रूप से टोहाना, हरियाणा के। 1990 के दशक में दिल्ली शिफ्ट हुए थे, लेकिन यहाँ सब उन्हें भाटिया कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके घर के नीचे उनकी किराने की दुकान थी और उसका नाम था भाटिया जनरल स्टोर। एक दिन एक 3 मंजिला घर, 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे, 11 लोग, 2 भाइयों का अपना अपना बिजनेस। बड़ा भाई भुवनेश की किराना शॉप, छोटा भाई ललित उसकी प्लाईवुड शॉप। पड़ोसी उन्हें मोहल्ले की शान कहते थे। बच्चे पढ़ाई में भी होशियार थे और सबकी रिस्पेक्ट भी करते थे। फैमिली की दुकान से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। सिगरेट और शराब दोनों दुकान पर नहीं मिलती थी, और जिसकी जेब खाली हो उसका सामान उधार में चला जाता। ईमानदारी ही परिवार का असली ब्रांड था। ये भाटिया परिवार था, जैसा हर मिडिल क्लास मोहल्ले में होता है। और यही परिवार 11 साल तक एक ऐसी डायरी लिखता रहा जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं होने वाली थी। 11 नाम, एक छत। इस केस को समझने के लिए आपको 11 नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये सब खत्म हो जाएगा। पहली पीढ़ी, नारायणी देवी, 80 साल उम्र, घर की दादी, विधवा और गोपाल सिंह की पत्नी, बुजुर्ग और धार्मिक। दूसरी पीढ़ी, भुवनेश 50 साल, बड़ा बेटा और एक किराने दुकान का मालिक था। परिवार का साइलेंट खंबा, सुबह 6 बजे शॉप खोलता और रात को सबसे आखिरी में सोने जाता। सालों से एक ही रूटीन। सविता, भुवनेश की पत्नी, घर की सबसे साइलेंट मेंबर। ललित 45 साल, छोटा बेटा, प्लाईवुड व्यापारी। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक नाम, टीना 42 साल, ललित की पत्नी, पढ़ी लिखी MBA और ललित पर अंधी श्रद्धा रखती थी। प्रतिभा 57 साल, घर की बहन, पति से अलग होकर माँ के घर लौटी थी। तीसरी पीढ़ी, प्रियंका 33 साल उम्र, प्रतिभा की बेटी, MNC में जॉब, सगाई अभी कुछ दिन पहले हुई थी। नीतू 25 साल, भुवनेश की बड़ी बेटी। मेनका यानी मोनू 23 साल, भुवनेश की छोटी बेटी। ध्रुव यानी धीरेन्द्र या दुष्यंत 15 साल, भुवनेश का बेटा, क्रिकेट का शौकीन। शिवम 15 साल, ललित का इकलौता बेटा, ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड। ये हैं वो 11 लोग, 3 पीढ़ियां, एक फैमिली, सब एक ही घर में। और एक और जान भी थी इस घर में, एक पालतू कुत्ता, नाम टॉमी, इंडियन पिटबुल मिक्स, 6 साल का। याद रखिए इस नाम को, इसकी कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। वो हादसा जिसने ललित को तोड़ा। ललित की कहानी 2004 से शुरू होती है। ललित दिल्ली शिफ्ट हुआ तो अपने प्लाईवुड का काम ले लिया। यमुना विहार में एक फैक्ट्री, वहीं उसका दिन रात का ठिकाना। और एक दिन साल 2004 में ललित पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित को फैक्ट्री के अंदर बंद करके आग लगा दी गई। कुछ बिजनेस दुश्मनी थी, कुछ पुरानी रंजिश थी शायद। ललित किसी तरह बच गया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी आवाज
चली गई। डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया तो वेस्कुलर सर्जन्स ने कहा ऐसी स्थिति में आवाज़ तभी जाती है जब गले के अंदर कोई फिजिकल इंजरी हो या सांस में धुआं फंस जाए या गहरा ट्रॉमा भी हो सकता है। ललित के साथ सारे तीनों हो चुके थे। डॉक्टर्स ने साफ साफ परिवार को कहा था कि इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि ललित को PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसकी काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन परिवार ने कुछ भी नहीं किया, इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। ना कोई थेरेपी ली, ना कोई मेडिकेशन, ना ही किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर को दिखाया। शायद उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी या फिर इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे, और ललित चुप्पी में दब गया, अकेली चुप्पी में, वो भी सालों तक। और उस चुप्पी के अंदर कुछ और पैदा हो रहा था, कुछ ऐसा जिसका नाम हम आज भी ठीक से नहीं ले पा रहे। 2007 पिताजी चले गए, 3 साल बीत गए और 2007 में भाटिया परिवार पर दूसरा वज्र गिरा। घर के मुखिया गोपाल सिंह की अचानक सांस की बीमारी से मृत्यु हो गई। गोपाल सिंह अपने घर के आखिरी शब्द थे, स्ट्रिक्ट, अनुशासित, प्रिंसिपल्स के पक्के। परिवार का हर बड़ा निर्णय, चाहे शादी हो, व्यापार हो, पैसा हो, सिर्फ उनका शब्द चलता था। गोपाल सिंह के जाने से घर में एक वैक्यूम सा बन गया था, एक ऐसी खाली जगह जिसे कोई भी भर नहीं पाया। और सबसे ज़्यादा टूटा ललित। पड़ोसियों ने देखा कि ललित रात रात भर शमशानों के चक्कर लगाता है, पीपल के पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता है, जानवरों को खाना खिलाता है, खुद से बातें करता है। ललित ठीक नहीं है, ये बात सबको पता थी, लेकिन परिवार ने फिर भी कोई हेल्प नहीं ली, फिर भी कोई मदद नहीं दी, फिर भी कोई थेरेपी सजेस्ट नहीं करी, कुछ नहीं किया। पिताजी वापस आ गए। पिताजी की मौत के बाद कुछ महीनों के बाद एक सुबह घर में पाठ हो रहा था। ललित चुपचाप बैठा था क्योंकि उसकी आवाज़ तो गई हुई थी, और वो भी 7 साल से। और अचानक ललित कुछ बोलने लगा, हल्की कांपती आवाज़ में, 7 सालों में पहली बार, और सब चौंक गए। टीना ने उसका हाथ पकड़ा, नारायणी देवी रोने लगी, और जो शब्द ललित के मुंह से निकले वो सीधे सबकी रूह तक उतर गए। पिताजी वापस आ गए हैं, अब वो मेरी आवाज से बात करेंगे। और घर का माहौल एक पल में बदल गया। इसके ठीक बाद घर में एक डायरी शुरू होती है और उस पे पहली एंट्री होती है साल 2007 में। उसमें लिखा होता है, अपने पिता को कभी मत भूलना, माँ ध्यान रखना, डैडी मेरी पुरानी आदत छूट जाएगी। और यहीं से शुरू होता है 11 साल का सिलसिला। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पिताजी की आत्मा घर में आती ललित के माध्यम से, और वो निर्देश देती क्या करना है, क्या नहीं करना। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि जिसे मीडिया ने कई साल तक नहीं पकड़ा। पुलिस ने हैंडराइटिंग एनालिसिस किया, 11 डायरीज, 11 साल का कंटेंट। सब ने सोचा कि ललित खुद लिखता होगा, लेकिन नहीं। फोरेंसिक साइंस लैब ने साफ बता दिया कि डायरीज ललित की हैंडराइटिंग में नहीं थी। डायरीज लिखी थी प्रियंका और नीतू ने, यानी घर की 2 बेटियां, पढ़ी लिखी हुई, MNC में जॉब करने वाली मॉडर्न लड़कियां। ललित जो बोलता था वो डिक्टेट करता था, और प्रियंका, नीतू लिखती थी। और फिर परिवार 11 के 11 लोग हर बात मानते रहे। एक खुशहाल परिवार। अजीब बात थी कि जैसे ही परिवार ने ललित की हर बात मानी, घर में बरकत आने लगी। प्लाईवुड की दुकान तेजी से चलने लगी, किराना शॉप का बिजनेस बढ़ गया, घर पर 3रा फ्लोर बनाया गया, भुवनेश की शराब की आदत भी छूट गई। पड़ोसी कहते थे कि भाटिया परिवार में तो माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। लेकिन उस खुशियों के पर्दे के पीछे 11 साल से एक डायरी लिखी जा रही थी, एक डायरी जिसमें हर पेज पर मौत की तैयारी हो रही थी और किसी को खबर तक नहीं थी। 17 जून 2018, सगाई। साल 2018, महीना जून। घर में त्योहार जैसा माहौल था। प्रियंका, जिसकी उम्र 33 साल थी, घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की, उसकी सगाई फिक्स हो गई थी। किसके साथ? नोएडा के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, जो कि बहुत अच्छे परिवार से था। और भाटिया परिवार के लिए ये सपना सच होने जैसा था। 17 जून को घर में भव्य एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। ललित ने लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए इस फंक्शन पर। मोहल्ले के सारे लोग इनवाइटेड थे इस पे। पड़ोसी कहते थे कि आज तक भाटिया परिवार ने ऐसी रौनक नहीं दिखाई। सब कुछ परफेक्ट था, या फिर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। इस एक डिटेल ने बाद में साइकोलॉजिस्ट को एक नई थ्योरी दी। प्रियंका की शादी में लगभग 3 महीने बाकी थे, यानी प्रियंका घर छोड़कर जाने वाली थी।
और इस घर से 11 साल का राज उसके साथ बाहर जा सकता था। मोहल्ले वाले और प्रियंका के दोस्त याद करते हैं, एंगेजमेंट पार्टी पर ललित अजीब था। लोगों ने ललित से बात करने की कोशिश की, लेकिन ललित ने कोई जवाब नहीं दिया। खाते बैठते आंखें बंद कर लेता। कई बार सारा फंक्शन छोड़कर अपने कमरे में चला जाता। एक दोस्त ने बाद में बताया कि लगता है कि वो हम लोगों के साथ है ही नहीं। सिर्फ 13 दिन बाद 30 जून की रात 11 के 11 लोग मरने वाले थे। 7 दिन 7 रातें एक रिचुअल। 24 जून की रात लगभग 1 बजे 11वीं डायरी में लास्ट एंट्री होती है और इस एंट्री ने सब कुछ हिला कर रख दिया होता अगर कोई बाहर का आदमी इस डायरी को पढ़ लेता। उसमें लिखा था बड़ पूजा, मतलब बनियान ट्री पूजा। 7 दिन का रिचुअल 24 जून से लेके 30 जून तक। और निर्देश डायरी में ठीक ठीक निर्देश थे कि आप सब अपने गले में रस्सी बांधकर खड़े हो जाइए, बनियान की पेड़ की शाखाओं की तरह झुके हुए, हाथ पीठ के पीछे बंधे हों, मुंह पर टेप, आंखों पर पट्टी और कानों में रुई। मां नारायणी देवी 80 साल की हैं, वो खड़ी नहीं हो सकती। वो अपने बेड के पास नीचे बैठकर ही रिचुअल करेंगी। और सबसे खतरनाक लाइन, आखिरी निर्देश, 30 जून की रात पिताजी स्वयं आएंगे, आप सबको बचाएंगे। ये सिर्फ परिवार की परीक्षा है। और एक और लाइन जो पूरी कहानी पलट देती है, पूजा के बाद सब एक दूसरे के हाथ खोलेंगे। यानी परिवार को मरने की उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो बच जाएंगे। ये सुसाइड तो नहीं था, ये था एक परीक्षा, एक टेस्ट ऑफ फेथ। और उनका पक्का भरोसा था कि हम पास हो जाएंगे। पुलिस ने बाद में घर के बाहर लगे सीसीटीवी चेक किए तो एक और चीज साफ हुई। फाइनल वीक में परिवार के छोटे सदस्य बाहर जाते दिखे, स्टूल, रस्सी और टेप खरीदने। यानी सामान पहले से तैयार था, प्लान पर काम हो रहा था और हर सदस्य इन्वॉल्व था। ये एक आदमी का पागलपन नहीं था, ये 11 लोगों का शेयर्ड भरोसा था। 30 जून आखिरी रात। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे परिवार ने पूजा शुरू की। कैसे, ये हमें ठीक ठीक कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि गवाह तो कोई बचा ही नहीं, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सारे लोग तैयार हुए, 4 प्लास्टिक के स्टूल, लंबी लोहे की ग्रिल छत पर, साफ कसी हुई रस्सियां, साफ सुथरी जगह। मां नारायणी देवी 80 साल की, वो खड़ी नहीं हो सकती थी, बेड के पास बैठी थी। उनके गले में स्कार्फ का फंदा बंधा गया था। बच्चे खुद अपने हाथ बांधते हैं, बड़े लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। टेप लगा, पट्टी लगी, रुई कानों में, और फिर एक एक करके सारे लोग स्टूल पर चढ़ते हैं। किसी को भी मरने का इरादा नहीं था। सबको भरोसा था कि पिताजी आने वाले हैं और हम बच जाएंगे, लेकिन पिताजी नहीं आए। स्टूल गिर गए या किसी ने उन्हें गिरा दिया, पुलिस को आज भी पक्का नहीं पता, और सारे लटक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक डिटेल थी जिसने सबको हिला दिया। भुवनेश, जो कि बड़ा भाई था, 50 साल की उम्र, उसकी बॉडी इंस्पेक्ट की गई तो एक बात साफ हो गई, उसके हाथ पर स्ट्रगल्स के मार्क्स थे, उंगलियों की स्किन पर स्क्रैचेस थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फांसी लगने के बाद भुवनेश ने अपने हाथ खुद खोलने की कोशिश की थी। यानी आखिरी पल में भुवनेश को एहसास हो गया था कि पिताजी नहीं आ रहे, ये चमत्कार नहीं है, ये मौत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सभी मर गए। थियरी के बाद थियरी। पहली थियरी, मास मर्डर। ऑफिसर्स ने सोचा कि 11 लोग एक साथ कैसे मरेंगे। कोई बाहर से आया होगा, सबको बांधकर लटका गया और फिर भाग गया। लेकिन पहले 24 घंटे में ये थियरी गलत साबित होने लगी। सीसीटीवी चेक किया गया तो पिछले 24 घंटे में परिवार के अलावा किसी ने घर में एंट्री नहीं की थी। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई लूट नहीं। सोना, पैसा, ज्वेलरी सब अपनी अपनी जगह। बच्चे अपने आप को बांध नहीं सकते थे, लेकिन हाथ दोनों पीठ के पीछे बंधे थे, यानी परिवार के किसी मेंबर ने बांधा था। दूसरी थ्योरी, ललित अकेला। अब सबकी नजर ललित पर पड़ी। ललित का फोन चेक किया गया और जो मिला वो एक अलग ही कहानी थी। फोन में घंटों का कंटेंट, और कंटेंट कैसा? पैरानॉर्मल वीडियोस, पोसेशन के यूट्यूब वीडियोस, आत्माओं की डॉक्यूमेंट्रीज, तंत्र मंत्र की वेबसाइट्स। ऑफिसर्स को लगा कि ललित ही मास्टरमाइंड है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ललित खुद भी मरा हुआ था, लटका हुआ, और वो भी उन सबके बीचों बीच। और एक अकेला इतनी सारी लाशों को खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तीसरी थ्योरी, सुजाता नागपाल की आवाज। भाटिया परिवार की एक सर्वाइविंग बहन सुजाता नागपाल पब्लिक में आई। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, पुलिस कुछ छुपा रही है। मेरा भाई का परिवार मारा गया है, हम जस्टिस मांगते हैं। मोहल्ले में भीड़ जमने लगी। हार्ड लाइंस,
ग्रुप प्रोटेस्ट होने लगे, मर्डर थ्योरी मीडिया पर फिर आने लगी। पुलिस ने केस इनिशियली मर्डर सेक्शन के अंदर रजिस्टर किया ताकि इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से हो सके, और आज भी परिवार के सर्वाइविंग मेंबर्स मानते हैं कि मर्डर ही था। पोस्टमार्टम, सीसीटीवी और डायरीज सब एक ही दिशा में पॉइंट करती हैं। जब डायरीज मिली, पुलिस ने घर की 3 बार तलाशी ली। पूजा रूम के पीछे एक वुडन कैबिनेट में पुलिस को मिले 11 नोटबुक्स प्लस 22 अलग अलग लूज नोट्स। पहली डायरी 2007 और आखिरी 2018। 11 साल 11 डायरीज और हर पेज पर पिताजी के आदेश। ये डायरीज फोरेंसिक लैब में भेजी गई। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एक्सपर्ट्स ने हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया। रिजल्ट ये था कि डायरीज की हैंडराइटिंग प्रियंका और नीतू की थी, ललित की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ललित उन्हें डिक्टेट किया करता था। जॉइंट सीपी आलोक कुमार ने प्रेस को बताया कि हमें हैंड रिटन नोट्स मिले हैं जिसमें डिटेल दिया गया है कि हाथ और पैर कैसे बांधे हैं। ये एकदम मैच करता है सारी लाशों को जैसे हमने पाया है। 3 साल की इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, हैंडराइटिंग, सीसीटीवी, पोस्टमार्टम सब, और 2021 में दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की और वर्डिक्ट था, दिस वाज नॉट अ डेलिबरेट सुसाइड. None of the family members had any intention of taking their own lives. This was an accident, a ritual gone wrong, driven by shared psychotic disorder, folia fami, family madness. साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक नाम दिया, फोलिया फैमी, यानी दो नहीं बल्कि पूरा परिवार एक ही डिल्यूजन को शेयर करता हो। एक व्यक्ति ललित, प्राइमरी इंड्यूसर, उसके साइकोटिक डिल्यूजन्स दूसरे फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफर हो गए और घर की टाइट निट आइसोलेटेड स्ट्रक्चर ने ये प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। 11 साल में कोई भी एक सदस्य परिवार का बाहर नहीं गया। टीना MBA पढ़ी लिखी, उसका भी यही हाल। प्रियंका MNC में जॉब करती थी, उसका भी यही। नीतू, मेनका मॉडर्न वर्किंग लड़कियां, उनका भी यही, क्योंकि डायरीज में साफ साफ लिखा था कि बाहर किसी को मत बताना, ये हमारा राज है। और एक परिवार ने 11 साल तक वो राज कायम रखा। टॉमी आखिरी सांस। याद है वो कुत्ता टॉमी? जब पुलिस पहुंची तो टॉमी चेन था छत पर, उसे तेज बुखार था और वो अग्रेसिव सा हुआ पड़ा था। उसे नोएडा के हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स रेस्क्यू शेल्टर पे ले जाया गया और उसे एक्टिविस्ट संजय मोहापात्रा ने अडॉप्ट कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले वो 4-5 दिन टॉमी डिप्रेस था, खाना नहीं खाता था, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा, वॉक पर जाने लगा, लोगों से घुलने मिलने भी लगा। लेकिन 22 दिन बाद, एग्जैक्टली 22 दिन बाद, 23 जुलाई 2018 को टॉमी को भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चला गया, जैसे इस घर का आखिरी सांस भी उसके साथ चला गया। घर का आज। घर की मालकियत भाटिया परिवार के सर्वाइविंग बड़े भाई के पास आ गई। बड़ा भाई दिनेश चंडावत। मोहल्ले में लोग धीरे बोलते हैं, अब घर के सामने से गुजरते हैं पर ऊपर नहीं देखते। घर का ग्राउंड फ्लोर पर अब एक डायग्नोस्टिक लैब खुली हुई है। कई लोग प्रॉपर्टी खरीदने आए, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक की ऑफर्स थी, लेकिन दिनेश ने सब रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था, इस घर में मेरी फैमिली की यादें जुड़ी हैं, मैं इसे कम पैसे में नहीं बेचूंगा। तो सवाल ये है कि भाटिया परिवार को मारा किसने? ललित ने, लेकिन ललित खुद भी मरा। घर के अंदर बैठे पिताजी ने, लेकिन पिताजी 2007 में ही चले गए थे। अंधविश्वास ने, मास साइकोसिस ने, शायद दोनों ने। लेकिन सबसे डरावनी बात, 11 साल में 11 पढ़े लिखे लोग, 3 पीढ़ियां, मॉडर्न कैरियर ओरिएंटेड लड़कियां, 15 साल के बच्चे, किसी ने भी बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि डायरी में लिखा था, ये हमारा राज है। और एक परिवार ने 11 साल तक वो राज कायम रखा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बुराड़ी हमें सीधा सबक देता है। सबसे खतरनाक खून कभी नाइफ से नहीं होता, कभी चाकू से नहीं होता। सबसे खतरनाक खून चुप्पी से होता है, और भाटिया परिवार ने वो चुप्पी 11 साल तक निभाई। आज भी संतनगर की उस गली से गुजरते हुए लोग धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ घर याद भरे मकबरे होते हैं।